हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो पीवाईक्यू की सीरीज़ हमारी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हमने स्टार्ट की है और हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 12 सितंबर को होगा, आप सबको पता है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हमारे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था DSSB TGT 2023 में, और उसका हमारे जो शिफ्ट 3 में जो एक क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कल भी हमने कुछ PYQ किए थे और कुछ हम आज करेंगे, और उसके बाद हमारे शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 के हम कर चुके होंगे, और फिर हम शिफ्ट 2 के जो PYQ रहते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारे सारे PYQ हो चुके हैं, और जो कल का हमारा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ जिनका भी एग्ज़ाम है TGT का। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो हमारा कल जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारा, कौन सा था, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे कल क्या हुआ था, जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था तो इसमें ये वाला ऑप्शन ट्रू आ रहा था और ये आ रहा था, दोनों फॉल्स आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पे 3 किलोबाइट था ऑप्शन में और यहाँ पे 4 था। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर रहेगा। ठीक है, देखो दोबारा से एक बार कर लेते हैं इसको। ये हमारा कल ट्रू आ गया था कि 5 किलोबाइट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना था, हाफ बाइट्स में। तो देखो 5 को हमने जब बाइट्स में कन्वर्ट किया तो 1024 से इसको मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से कितना आया था, ये 22 5 टू 10 12 ये आया था। और इन्होंने कहा था इसका हाफ है। ठीक है, तो इसका हाफ भी क्या होता है, 5120 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे क्या आई थी, ट्रू आई थी। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन था इसमें क्या मिस्टेक हुई थी, तो इसमें यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 3 किलोबाइट्स इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें बिट्स में कन्वर्ट करना था, तो पहले किलोबाइट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1024 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आता है 3। ठीक है, ये था, और ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी बाइट्स आ गई थी। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे आंसर हमारा बिट्स में है, तो इसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से होगा 8 2 16, 8 7 56 और 57, और 8 3 12। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या था, ट्रू था। तो कल जो हमारी मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पे ऑप्शन में हुई थी कि यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और जब हम इस क्वेश्चंस को जब हम पहले के तरीके से कर रहे थे तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये भी ट्रू आ रहा था, ये भी ट्रू आ रहा था, दोनों फॉल्स आ रहे थे। तो अब देखो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। जब यहाँ पे 3 होगा तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू हो रही है, और ये वाले सिर्फ जो ऑप्शन नंबर C है ये आपका क्या फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 किलोबाइट्स को करना है बाइट्स में, तो 3 किलोबाइट्स को अभी हमने 4 किलोबाइट्स को अगर हम करेंगे 1024 से मल्टीप्लाई तो 496 आएगा, ये 4096 आएगा, ना कि 4069। ठीक है, क्योंकि देखो 2 रेज़ टू पावर में है तो कभी भी यूनिट प्लेस पे 9 नहीं आएगा। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रही थी, फॉल्स थी। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3 किलोबाइट्स था, यहाँ पे 4 किलोबाइट्स था, ये थोड़ा सा उल्टा ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर C था। देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज ऑल इमेज टू ब्लैक एंड वाइट, मतलब 100% ग्रे करना है। देखो यहाँ पे अगर आपको ग्रे कलर बनाना है तो ऑब्वियसली ग्रे कलर जो होता है ब्लैक और वाइट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ब्लैक वाइट को आप जब मिलाते हो तो क्या करता है, आपका ग्रे बनता है। तो उन्होंने बोला 100% ग्रे होना चाहिए, तो ये आपका HTML में यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो HTML में सबसे पहले तो अगर आपको इमेज को चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, इमेज टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, IMG टैग हम यूज़ करते हैं। दूसरा, फिर अगर आपको कलर चेंज करना है तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम फिल्टर एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C तो हमारा गलत हो, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर को इन्होंने यूज़ नहीं किया। और तीसरा हमारा क्या होता है, जब हम किसी भी कलर की वैल्यू चेंज करते हो
सॉरी किसी भी कलर की वैल्यू न्यू वैल्यू साइन करते हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ग्रे स्केल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास करते हैं, ग्रे स्केल की। ठीक है, ना कि ग्रे कलर। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ग्रे कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका। देखो अब इस वाले ऑप्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रिंग में पास किया है, ये जो ग्रे कलर है इन्वर्टेड कोमाज में इन्होंने पास किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी हम कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं, ग्रे स्केल के अंदर वैल्यू को पास करते हैं। ग्रे स्केल में हम क्या लिखेंगे, 100% लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो ग्रे का है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रे में वैल्यू चेंज करनी है तो ग्रे स्केल यूज़ हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले इमेज टैग, फिर फिल्टर एट्रीब्यूट्स, और उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू में क्या लिखेंगे, ग्रे स्केल, और वो भी कैसा हो, 100% हो जाए। मतलब जो ग्रे का स्केल है वो कैसा हो जाए, 100% हो जाए, तो जो आपकी इमेज है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, ग्रैप कमांड इज यूज टू। देखो लिनक्स में आपकी ग्रैप कमांड यूज होती है। देखो ग्रैप कमांड क्या करती है, फर्स्ट ऑप्शन है सर्च फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न फ्रॉम स्पेसिफाइड फाइल्स एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स कंटेनिंग द पैटर्न। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। देखो ग्रैप कमांड किस लिए यूज होती है कि आपकी सपोज करो कोई फाइल है, ठीक है, उस फाइल में आपको कोई डेटा सर्च करना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका कुछ पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, फाइल के अंदर जो आपको सर्च करना है उसका कोई पैटर्न बनाते हैं। जैसे देखो हमने उस दिन ये एक क्वेश्चन किया था कि डॉग स्टार लगाया। ठीक है, कि वो वाली फाइल्स ओपन हो जाए जिनमें क्या हो, डॉग स्टार हो। तो ये क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं कि किस पैटर्न पे आप सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है, और जो ग्रैप कमांड है वो यही बताती है कि जो स्पेसिफिक पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे आपको फाइल में से डेटा क्या करते हैं, सर्च करके देती है। ठीक है, और पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न इस टाइप के होते हैं, आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो कि लास्ट में क्या हो, ESI वो सारी फाइल्स हों। ठीक है, या फिर डॉग स्टार हो या फिर स्टार डॉग हो, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न के बेस पे ही फाइल में से क्या करती है, डेटा सर्च करती है। तो वही आपकी क्या होती है, ग्रैप कमांड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड देखो ऑप्शन क्या है, कट द कॉलम, स्पेसिफाइड फाइल में से कॉलम को कट करना, रीडायरेक्ट करना आउटपुट को, या फिर अल्फ़ाबेट का केस चेंज करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होता। ग्रैप कमांड किस लिए यूज होती है, स्पेसिफिक पैटर्न की सर्चिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड 6 काउंटर एंड मोड 8 काउंटर इन कास्केड गिव ए डैश काउंटर। देखो यहाँ पे ये डिजिटल का क्वेश्चन है काउंटर का। तो देखो काउंटर हमें पता है क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टेट काउंट्स करता है कि जब आपकी कोई भी इनपुट जाके आउटपुट जनरेट हो रही है तो कितने स्टेज में, कितनी स्टेट्स में जो है, कितनी स्टेज पे आपके क्या हो रहे हैं, आउटपुट वहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है, काउंट करती है। ठीक है, अब मोड 6 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये 6 क्या डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी, इसमें 6 होंगी। यहाँ पे मोड 8 है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी, 8 होंगी। तो इन्होंने कहा इन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो कंबाइन करने से जो आपका न्यू काउंटर आएगा वो क्या आएगा, वो कैसा आएगा, मोड, देखो इसमें 6 स्टेट है, इसमें 8 स्टेट है। ठीक है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने के क्या होगा, 6 × 8 मतलब 48 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंटर बनेगा वो कैसा बनेगा, मोड 48 का काउंटर बनेगा, क्योंकि एक में 6 काउंटर, एक में 6 स्टेट है, एक में 8 स्टेट है। जब इन दोनों के कंबाइन क्या करेंगे, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो 6 × 8 मतलब 48 डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा मोड 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू राइट द एक्सटर्नल DTD। अच्छा, अगर आपको कोई एक्सटर्नल DTD लिखनी है तो उसके लिए इन्होंने पूछा है, कैसे लिखोगे। देखो ये XML का क्वेश्चन है। देखो DTD लिखने के लिए सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो, डॉक टाइप लिखते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप। ठीक है, ये क्या बताता है, डॉक टाइप, ये एक कीवर्ड होता है। सबसे पहले आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो XML में, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं तो हम पहले ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे डॉक टाइप, ये आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है। ठीक है, सिंपली आपको मतलब एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो इसलिए आप डॉक टाइप लिखते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे इसमें, नेक्स्ट हम लिखते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, उसके बाद फाइल का नेम और डैश आपका रूट एलिमेंट। ठीक है, डैश आपका क्या होगा, रूट एलिमेंट्स होगा। तो देखो ये ऑप्शन नंबर जो है C इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब पहले आप डॉक टाइप लिखोगे, फिर आप सिस्टम लिखोगे। देखो सिस्टम यहाँ पे क्या बता रहा है, सिस्टम बता रहा है कि आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम में किसी एक मेमोरी लोकेशंस पे जो है वो डेटा जाके, जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो वो जाके क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है, सिस्टम ये बता रहा है। उसके बाद
सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। पहले डॉक टाइप लिखेंगे, ठीक है, कि भाई सिंपल एक ये कीवर्ड है, ये सिंपल क्या बताता है कि आप एक क्या बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसका रूट एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो आपका आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स जो आप बना रहे हो उसमें रूट एलिमेंट क्या है, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद सिस्टम, ये सिस्टम क्या डिफाइन कर रहा है, ये भी यहाँ पे एक कीवर्ड है, लेकिन ये इस कीवर्ड का मीन्स क्या है, यहाँ पे इसका सिर्फ यही एक मीनिंग है कि ये क्या बता रहा है कि मेमोरी लोकेशंस बता रहा है कि आपके सिस्टम में जो मेमोरी है वहाँ पे जाके क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका फाइल नेम, कि जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो उसका नाम क्या रखोगे आप, उसकी फाइल का नाम क्या रखोगे, क्योंकि देखो एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट्स का नेम तो होगा ना, तो वो आपका क्या होता है, फाइल नेम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि पहले आप डॉक टाइप लिखोगे, ये सिंपल क्या बता रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उसके बाद रूट एलिमेंट लिखोगे, जो आपका एक्सएमएल एलिमेंट्स है उसमें मेन रूट एलिमेंट क्या है वो बनाओगे, फिर उसके बाद सिस्टम बताता है कि वो मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर होगा, और फिर उसके बाद मेमोरी में स्टोर होगा तो वो किस फाइल के नाम से सेव होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे DTD एक्सटर्नल DTD लिखने का हमारा एक सिंटैक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रिलेशन आर पी क्यू आर एस टी यू विद द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी FD गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे गिवन है। देखो क्या क्या है, इन्होंने बोला फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या बोला, P गोज टू RT, ठीक है। इसका मतलब होता है P गोज टू RT, मतलब P एक एट्रीब्यूट्स है, उससे आप R और T की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, मतलब P से आप R और T को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो FD है वो है Q गोज टू S, थर्ड यहाँ पे कह रहा है R गोज टू PS, और फोर्थ यहाँ पे बोला है QS गोज टू TU, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, कि जो ये R और T है ये फंक्शनली किस पे डिपेंडेंट है, P पे डिपेंडेंट है, S किस पे डिपेंड है, फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये FD दी, यहाँ पे इन्होंने पूछा क्लोजर ऑफ PQ। तो देखो क्लोजर कैसे निकालते हैं, ये मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, ये हमारे DBMS का जो जब हम कैंडिडेट की निकालते हैं तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्लोजर ही निकालते हैं, ठीक है। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है उस की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एट्रीब्यूट्स का क्लोजर निकालते हैं, ठीक है। और फिर हमें पता चलता है कि कौन सी हमारी कैंडिडेट की बनेगी और कौन सी हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा कि क्लोजर आपको निकालना है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना है तो मैंने इसको अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें चैनल पे जाके अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्लोजर निकालना है। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक एलिमेंट्स को लो, उसका क्लोजर निकालोगे तो हमें देखना है कि क्या उस एक एलिमेंट से हम बाकी के सारे एलिमेंट्स को भी क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला P और Q का क्लोजर निकालना है, तो इन्होंने किसका बोला है, P और Q का, मतलब इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके इनका क्लोजर निकालना है, ठीक है। तो देखो जब आप P और Q का क्लोजर निकालते हो तो ऑब्वियसली आपके पास P की वैल्यू भी होंगी और Q की वैल्यू भी होंगी, दोनों वैल्यू होंगी, क्योंकि उन दोनों की हेल्प से आप क्लोजर निकाल रहे हो। इसका मतलब यही है कि P और Q की हेल्प से क्या आप जो बाकी के हमारे जो एलिमेंट्स हैं R S T U, क्या आप उनको भी एक्सेस कर पा रहे हो, उनकी हेल्प से आप उनको भी फंक्शनली वो आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, उनकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखो P और Q के जब है तो P और Q की तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो क्लोजर में आपकी P Q तो आ गई। अब आप देखो यहाँ से फर्स्ट जो FD है वो क्या कहती है, P गोज टू RT, मतलब P से आप R और T की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मतलब P से आप R और T भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें गिवन है कि P गोज टू RT, मतलब P से R और T की वैल्यू भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो P से तो निकल गया। उसके बाद सेकंड देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है कि Q से आप S भी निकाल पा रहे हो, इट मीन्स Q से हमें S भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी हमारे पास बचा क्या, P Q R S T U रहेगा। अब U देखो क्या हमें U मिल सकता है। अब देखो P से आप P Q से आपने R की वैल्यू आपने एक्सेस कर ली, T की वैल्यू भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, S भी कर पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Q और X दोनों को कंबाइन करके आप T और U की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब Q और इस Q से और इस S से आप T तो आपके पास ऑलरेडी, आप U की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो देखो
हमने यहाँ पे क्या देखा कि पी और क्यू के दोनों को कंबाइन करने से आपने बाकी के जो एलिमेंट्स थे हमारे पास आर एस टी यू, वो भी आप क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। तो इट मीन्स ये इसका क्या होगा, क्लोजर होगा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, क्लोजर ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, देखो क्लोजर सिंपल क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट्स की हेल्प से आप बाकी अदर एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हो तो वो उसका क्लोजर होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही देखा कि पी और क्यू दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, वो हम बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि इन एफ डी की हेल्प से आप उनको क्या कर रहे हो, आपस में वहाँ से आप उनका रिलेशन चेक हो रहा है कि हाँ इसकी हेल्प से हम ये, हमें ये मिल रहा है, इसकी हेल्प से हमें ये मिल रहा है। तो हमने जब पी और क्यू का निकाला तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए। अगर यहाँ पे नहीं निकलता तो इट मीन्स पी और क्यू की हेल्प से आप नहीं निकाल पा रहे, फिर आप क्या करो, किसी और एलिमेंट्स को इसके साथ ऐड करके देख सकते हो क्या किसी और को ऐड करने से हमें मिल रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, देखो कभी भी क्लोजर का क्वेश्चन आता है तो सिंपली अगर आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो देखो क्लोजर में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको निकाल के देखना है कैसे निकलेगा तो वो ये मेथड होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रिवेंट्स डेटा लॉस। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर हमने पढ़ा है कि ये आपकी 4th लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा का फ्लो होता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे एरर कंट्रोल भी होती है। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल क्या करता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब जो डेटा का फ्लो हो रहा है उसको मतलब पूरा कंट्रोल रखता है, ताकि कोई भी डेटा क्या हो, लॉस ना हो। ठीक है, करप्ट ना हो, लॉस ना हो। ठीक है, एरर हैंडलिंग क्या करता है कि अगर डेटा के अंदर कोई डेटा लॉस्ट हो रहा है या फिर कोई एरर आ रही है तो आप उसको क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो यही होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो डेटा लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा फ्लो कंट्रोल यूज़ होता है। ठीक है, देखो इंक्रिप्शन तो क्या होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करना होता है कि आपका जो डेटा उसको एनकोडेड फॉर्म में क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे देखो पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जब आप डेटा को क्या करते हो, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जब आप क्या जो डेटा है उसका पैकेट्स की फॉर्म में क्या कर रहे हो, पैकेट्स में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, थर्ड इसमें क्या है, फ्लो कंट्रोल है। तो फ्लो कंट्रोल से आपका क्या होता है, जो आपका डेटा है वो लॉस नहीं होता, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि डेटा जो है कोई भी डेटा वहाँ से लॉस ना हो। ठीक है, तो उसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट्स द डेटा लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टीसीपी। यहाँ पे अब टीसीपी की बात हुई है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ट्रांसपोर्ट जो हमारी लेयर होती है 4th लेयर, उसी के हमारे 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है हमारा टीसीपी, एक होता है हमारा यूडीपी। ठीक है, अब से पहले जो हमारे पीवाईक्यू उसमें हमने यूडीपी को पढ़ा है कि यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जिसमें क्या होता है कोई भी ट्रांसमिशन होता है डेटा का तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, वो आपका कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी क्या कहता है, ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कि जब भी कोई भी ट्रांसमिशन होगा, डेटा का कम्युनिकेशंस होगा, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होगा, एक डेडिकेटेड लिंक इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन बनेगा दोनों के बीच में, उसके बाद ही क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही आपके दोनों प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, टीसीपी भी और यूडीपी भी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टीसीपी का पूछा है। देखो टीसीपी का इन्होंने पहले क्या पूछा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट यूज 3-वे हैंड शेकिंग टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। बिल्कुल ठीक है कि आपको सबसे पहले 3-वे हैंड शेकिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर। सबसे पहले सेंडर क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा रिसीवर को कि भाई मुझे कुछ ट्रांसमिशन, कुछ कम्युनिकेशन करना है, आपके साथ डेटा कम्युनिकेट करना है, तो मैं आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद रिसीवर भी क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ ठीक है आप क्या कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो, मतलब मैं रेडी हूँ उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये कनेक्शन की क्या यहाँ सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है और फिर आपका क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन बन गया, फिर उसके बाद सेंडर क्या करता है, डेटा सेंड करता है। ठीक है, और डेटा सेंड करने के बाद रिसीवर क्या करता है, उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे डेटा मिल चुका है। देन आपका क्या होता है, फिर आपका लास्ट में क्या होता है, कनेक्शन टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट जाती है और फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन जो होती है, जो कनेक्शन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 3-वे हैंड शेकिंग। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट, ऐसे नहीं है डायरेक्ट डेटा भेज दिया, पहले सेंडर रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन के लिए, वहाँ से रिप्लाई आएगा कि ठीक है मैं भी रेडी हूँ, उसके बाद कनेक्शन बन जाएगा दोनों के बीच में, फिर डेटा सेंड होगा,
डेटा सेंड होने के बाद वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है, देन आपका कनेक्शन टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो जो आपका TCP प्रोटोकॉल है वो 3 वे हैंडशेक को यूज़ करता है डेटा कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद 3 वे हैंडशेक का मतलब ये है, पहले कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई, फिर एक्नॉलेजमेंट आई और फिर कनेक्शन बना। ठीक है, तो 3 वे में यहाँ पे काम हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। सेकंड क्या है, इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एज ए स्ट्रीम। बिल्कुल ठीक है, TCP लेयर क्या करती है, अपने ऊपर जो उससे ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर उससे क्या करती है, डेटा रिसीव करती है, किसकी फॉर्म में, स्ट्रीम की फॉर्म में। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वहाँ पर डेटा आपका स्ट्रीम की फॉर्म में होता है, जैसे नेटवर्क लेयर पर आता है पैकेट बन जाते हैं डेटा के। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे आपके फ्रेम बनते हैं, फ्रेमिंग होती है, और थर्ड आपके फिजिकल लेयर पे आपका डेटा बिट की फॉर्म में होता है। ठीक है, और उससे ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, आपका ओरिजिनल डेटा होता है, मैसेज होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो बीच में जो दो लेयर हैं आपकी, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, उसमें भी डेटा आपका मैसेज की फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि देखो वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंटेशन लेयर तो डेटा को इनक्रिप्ट करती है। ठीक है, सेशन लेयर सिर्फ सेशन डिसाइड करती है। ठीक है, और उसके बाद आपके नेटवर्क लेयर पे तो एज ए स्ट्रीम की फॉर्म में ही डेटा आपका रिसीव होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर को डेटा भेजती है, तो वहाँ पे डाटा के पैकेट बन जाते हैं। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे पैकेट रिसीव होते हैं, तो पैकेट को फ्रेम में बना लेते हैं, फ्रेमिंग कर देता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी फिजिकल लेयर क्या करती है, डेटा को बिट की फॉर्म में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे ये जो डेटा की टर्मिनोलॉजी होती है, हर लेयर पे क्या क्या डेटा को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसको लेके बहुत हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा है कि जो आपका एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव होता है वो एक स्ट्रीम की फॉर्म में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बिल्कुल ठीक है, TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड ही है, UDP आपका कनेक्शन लेस है। फोर्थ है, इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, ये क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द पैकेज। अब यहाँ पे पैकेज की बात हो, देखो पैकेज में क्या होता है, देखो जनरली पैकेज में क्या होता है, अब सिंपली हम देखते हैं पैकेज में, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो अगर हम सिंपल पैकेज की बात करें, पैकेज में क्या होता है कि की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब जो भी आपको चाहिए, जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए, वो सारी की सारी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, उसको हम पैकेज बोलते हैं। ऐसा ही होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि पैकेज में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा, फंक्शन सब यहाँ पे क्या होता है, एक ही जगह पे एक तरह से एक स्टोर होता है, एक कंटेनर होता है, वहाँ पे सारा का सारा डेटा क्या होता है, वहाँ पे हम सारे के सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस को, डेटा भी, फंक्शंस भी, प्रोसीजर भी, सब कुछ। ठीक है, वो आपके पैकेज होते हैं। तो यहाँ पे पैकेज के इसमें पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या। फर्स्ट में बोला पैकेज आर यूज टू प्रिवेंट द नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक है, देखो पैकेज से आपका क्या होगा, आपको पता चलेगा ये पैकेज का डेटा, तो वहाँ पे जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आता है वो वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पैकेज आर कंसिडर डेटा इनकैप्सुलेशन। ये भी बिल्कुल ठीक है, भाई पैकेज में हम क्या करते हैं, डेटा को इनकैप्सुलेट करके ही रखते हैं। थर्ड क्या है, पैकेज कैन नॉट प्रोवाइड द कंट्रोल्ड एक्सेस। पैकेज कैन नॉट, हाँ देखो ये फॉल्स है यहाँ पे कि पैकेज कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी कंट्रोल्ड एक्सेस वो प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता यहाँ पे, सिंपल्स डेटा, फंक्शंस, प्रोसीजर सब होता है, बट ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is true about the slow start phase of TCP congestion control। देखो जब हम TCP की बात करते हैं तो इन्होंने बोला स्लो स्टार्ट्स। जो हमारा TCP की कंजक्शन विंडो होती है वो 3 वे से काम करती है, एक तो स्लो स्टार्ट होती है, एक स्लाइडिंग विंडो होती है, एक गो बैक एंड होती है। ठीक है, एक रिपीटिव एंड होते हैं। इस टाइप से आपकी बहुत सारी क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, सॉरी कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर स्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक रिपीटिव एन होता है, एक गो बैक एन होता है, इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्लो स्टार्ट्स के बारे में पूछा है कि फर्स्ट क्या है, कंजक्शन विंडो इंक्रीज बाय 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज एवरी राउंड ट्रिप टाइम। सेकेंड है, कंजक्शन विंडो अप्रोक्सीमेटली डबल एवरी टर्न अराउंड टाइम। कंजक्शन विंडो इंक्रीज बाय 2 या कंजक्शन विंडो अप्रोक्सीमेटली डबल सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट। देखो कंजक्शन विंडो क्या कहती है, जो कंजक्शन विंडो होगी, कंजक्शन विंडो क्या बताती है कि सपोज करो एक सर्वर की विंडो होती है,
सर्वर कुछ भी डेटा सेंड करेगा तो उसके पास भी कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे वो अपना डेटा रख सकता है। रिसीवर भी क्या करता है, जब वो डेटा रिसीव करता है तो वो भी उसको अपने वहाँ पे रखता है। तो एक सर्वर की स्लाइडिंग विंडो, सॉरी कंजक्शन विंडो होती है, एक रिसीवर की कंजक्शन विंडो होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो कंजक्शन की विंडो, एक होता है टर्न अराउंड, सॉरी राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि जब भी सेंडर डेटा सेंड करता है उसके बाद रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट करता है, तो मतलब एक बार यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ से यहाँ जाना, इसको हम बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। तो अगर एक मैसेज सेंड हुआ है तो मतलब 2 राउंड लगते हैं वहाँ पे, एक जाने के लिए, एक उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए, वो आपका राउंड ट्रिप टाइम होता है टोटल, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो कंजक्शन विंडो होगी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या होगी, डबल होती है एवरी राउंड ट्रिप टाइम से। अब देखो यहाँ से एक बार डेटा जा रहा है, कंजक्शन विंडो के थ्रू जा रहा है, एक बार डेटा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेटा जाएगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसके बाद ये आएगा। तो जो कंजक्शन विंडो का साइज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डबल होगा, एक टाइम के लिए, एक राउंड ट्रिप टाइम के लिए क्या होगी, वो डबल होगी, ठीक है। क्योंकि एक बार देखो कंजक्शन विंडो का मतलब क्या है, वहाँ पे डेटा आपका क्या हो रहा है, रखा जा रहा है, तो एक बार तो डेटा वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, एक जब वहाँ पे डेटा जा रहा है तो वहाँ पे भी रखा जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक बार डेटा की एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि हाँ मुझे डेटा मिल गया, ठीक है। तो एवरी राउंड ट्रिप टाइम में क्या होता है, कंजक्शन विंडो का साइज जो है अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन इसमें से आता है। इसके जो टेक्निक्स होती हैं, स्लाइड, सॉरी गो बैक एंड रिपीटिव एंड, उनमें से इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा सेकंड कि डबल होगा एवरी टर्न राउंड टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट, सॉरी ट्रू नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में। एक सेकेंड, तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेज ए वाइटल रोल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। देखो हमारे जो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग जो अंदर हो रही है, ठीक है, कि कैसे प्रिंटर काम करेगा, कैसे कीबोर्ड काम करेगा, कैसे CPU वर्क करेगा, कैसे डेटा का फ्लो होगा, ठीक है, वो सब हमारा कौन करता है, जो हमारे इंटरनली जो फंक्शंस होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो एक यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशंस को यूज़ करता है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आप MS ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई वीडियो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऑडियो के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, मतलब एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक जो वर्क करता है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका सिस्टम वर्क कैसे करेगा, पूरी की पूरी जो कंट्रोलिंग है सिस्टम के, जो सारी की सारी एक्टिविटी को हैंडल करना, वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है वो भी क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंटरनली वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखे होते, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो आप इंग्लिश लाइक जो आपकी लैंग्वेज होती है, आप प्रोग्रामिंग करो उसी की, ठीक है, आपने लिखा इंक्लूड, हैश, इंट वेरिएबल लिखा, मेन फंक्शन लिखा, तो ये सब क्या एक इंग्लिश की तरह आप लैंग्वेज यूज़ करो, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बट आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कैसे में होते हैं, आपके लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, मशीन लैंग्वेज में, मतलब 0-1 की फॉर्म में सारे के सारे लिखे होते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम सिर्फ 0-1 की फॉर्म में काम करता है। तो जो इसके जो इंटरनल वर्किंग होती है, तो जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके किस में होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, नोट की हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सेकंड फॉल्स है, उन्होंने फॉल्स ही पूछा था, तो ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये बिल्कुल ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है, कि हाई जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, वो जो है हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्स लिंक्स विद अदर पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम इन फ्लो चार्ट। देखो एक प्रोग्राम में अगर आपको लिंकिंग करनी है तो लिंकिंग हमेशा किससे होती है, सर्कल से होती है, ठीक है। रेक्टेंगल से क्या होता है, प्रोसेस होती है, सॉरी रेक्टेंगल से आपके क्या आती हैं, हाँ प्रोसेस होती है, ठीक है। इससे आपके क्या होंगे, जो आपका ये पैरेललोग्राम होता है, इससे आपकी इनपुट जाती है, इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो सर्कल से आपका क्या होता है, लिंकिंग होती है, ठीक है, सर्कल की हेल्प से जो प्रोग्राम्स के पार्ट हैं वो आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ये फ्लो चार्ट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो
इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लो चार्ट भी। इसके मतलब जो डायग्राम्स में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो चार्ट होता क्या है, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट होस्टेड बाय द वेरियस कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मैगजीन्स एंड इंडिविजुअल। देखो इन्होंने सिंपल क्वेश्चन से इन्होंने बोला कि जब आप इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप एजुकेशनल वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को देख रहे हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की वेबसाइट आप देख रहे हो, तो मतलब कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है, देखो चैटिंग नहीं होता, वो आपका होता है वेब सर्फिंग। ठीक है, आप वेब सर्फिंग कर रहे हो, है ना, एक इंटरनेट सर्फिंग होता है, एक वेब सर्फिंग, ये वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि वेब सर्फिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हो, वेब को यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एडवांटेज ऑफ SSTF इज, तो यहाँ पे इन्होंने बोला शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ये इसकी एडवांटेज बताओ। सबसे पहले तो ये क्या है, एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ये क्या है आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसके लिए भी मैंने एक अलग से मतलब वीडियो बना रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने वीडियो बना रखी है, इसमें हमने डिस्क शेड्यूलिंग को बहुत अच्छे से करवाया था। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या कहता है कि जिसका सबसे जब हमें कोई भी मतलब आपने को पता है जो आपकी डिस्क होती है इसमें वो क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, और आपका डेटा किसी सिलेंडर्स पे किसी ट्रैक पे पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं आप उस डिस्क को रोटेट करके आप अपना जो आपका डिज़ायर्ड डेटा है उसको एक्सेस करते हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या कहता है कि जिसका डिस्टेंस, अगर आप सपोज करो इस ट्रैक पे हो और आपको किसी दूसरे ट्रैक पे जाना है, तो जहाँ से डिस्टेंस कम होगा आप उस ट्रैक को एक्सेस करोगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आप 50 पे हो, यहाँ पे कोई 42 ट्रैक है और यहाँ पे कोई 69 ट्रैक है, तो देखो 50 से 69 जाने में डिस्टेंस कम लगेगा, 42 जाने में डिस्टेंस कम लगेगा, तो डिस्टेंस कम हो यहाँ पे 42 पे होगा, तो मतलब आप 42 को एक्सेस करोगे इसके बाद, तो वो होता है आपका सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसके एडवांटेज पूछे, तो वो एडवांटेज क्या होगी, फर्स्ट क्या है, हाई वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एज अ SSTF फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट। इन्होंने कहा हाई रिस्पॉन्स टाइम होगा। देखो हाई रिस्पॉन्स टाइम कैसे होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखो हाई रिस्पॉन्स टाइम मतलब स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा है, एक 50 से 42 जाने में टाइम कम लग रहा है ना, एक 50 से आप 69 पे जाओ तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा ना, क्योंकि आप जो कम डिस्टेंस वाले जो हैं वहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो, उन ट्रैक को आप एक्सेस कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम होगा। तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आएगा वो यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हाई वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, कि जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें हाई वेरिएंस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड है ओवरहेड है सीक टाइम को कैलकुलेट करना, नहीं बिल्कुल इजी है, आप माइनस करके डिफरेंस से तो निकालना है, सिंपल। ठीक है, थर्ड इसमें क्या एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज या थ्रोपुट डिक्रीज। देखो थ्रोपुट डिक्रीज तो नहीं होगी, थ्रोपुट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि एक तो काम फटाफट कर रहे हो। ठीक है, जल्दी जल्दी जो डिस्टेंस कम है आप उनको एक्सेस कर रहे हो, तो थ्रोपुट तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई वो भी नहीं है कि ओवरहेड हो, तो यहाँ पे जो एडवांटेज होगी वो क्या होगी, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे कम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम कम होने का मतलब क्या है कि जो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा कि रिस्पॉन्स टाइम जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। मैंने एक आपको न्यूमेरिकल करवाया था इसमें, मेरी एक वीडियो उसमें मैंने क्या किया था कि एक क्वेश्चंस को क्या किया था, सभी जो हमारे टेक्निक्स थी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी उनकी हेल्प से क्या था, तो जो हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट था उसमें सबसे कम टाइम आया था। ठीक है, उसमें जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ था, मतलब जो हेड की मूवमेंट हुई थी वो सबसे कम होती है हमारी। ठीक है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है फिर रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या था, एक ही न्यूमेरिकल को सारे के सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से अलग अलग करके देखा था कि किसमें कितने हेड के मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे कम हमारे जो हेड मूवमेंट होते हैं वो सीक टाइम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऐड। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपको क्या करना है, ऐड करना है। R1 एक रजिस्टर है और यहाँ पे लिखा है R2। ठीक है, ये जो सिंबल है ये क्या बता रहा है, ये एक मेमोरी का एड्रेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एक मेमोरी का एड्रेस है, मतलब एक मेमोरी है, वहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो R2 है और वहाँ पे कोई डेटा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस बताया और एक यहाँ पे ये क्या बता रहा है, कोई रजिस्टर का एड्रेस है। मतलब एक रजिस्टर है R1, उसके अंदर कोई डेटा है
और एक किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा पड़ा है, उन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप रजिस्टर्स टू रजिस्टर क्या कर रहे हो, एडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट क्या होता, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर का डेटा, यहाँ पे भी रजिस्टर का डेटा होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी किसी रजिस्टर का डेटा है, यहाँ पे भी रजिस्टर में कोई डेटा पड़ा, उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, और उसको फिर कहाँ स्टोर कर रहे हो, R1 में स्टोर कर रहे हो। ठीक है, वो होता है। तो देखो हमेशा अगर ऐसा कुछ होता है तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके जो आगे वाला जो होगा उसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा है कि एक कंटेंट तो आप मेमोरी से उठा रहे हो और एक कंटेंट आपका रजिस्टर में पड़ा है, तो उन दोनों को आपको वहाँ से लेके आना और फिर आपको क्या कर रहे हो, यहाँ पे उसको ऐड कर रहे हो, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी ये हमारी इस टाइप की जो हमारी सिंबॉलिक, ये हमारी क्या होती है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब एक तरह से आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये। ठीक है, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, तो आपका जो सारा का सारा काम वो आपका रजिस्टर में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले एक कंटेंट तो मेमोरी से एक्सेस किया गया, उसको रजिस्टर में लाया गया, फिर दूसरा कंटेंट रजिस्टर में था ही, फिर उनको क्या किया, आपस में ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो आपका जो रजिस्टर में डेटा आता है उसके बाद, क्योंकि CPU के सबसे पास रजिस्टर ही होते हैं। ठीक है, जब आपका CPU, तो उस CPU के पास क्या होता है, सबसे पहले रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर से डेटा एक्सेस करता है। तो देखो यहाँ से एक डेटा तो मेमोरी से लेके आया, वो भी रजिस्टर में लाया गया होगा, एक रजिस्टर में था ही, उसके बाद दोनों को ऐड किया है। तो यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट हुआ है कि डायरेक्ट रजिस्टर से डेटा ना आके मेमोरी से डेटा रजिस्टर में लाया गया है और फिर उसको क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कोड है कि यहाँ पे लिखा है कि इंट इंटीजर 24, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या है, इंट है, और वेरिएबल का नेम क्या है, इंटीजर है। तो वेरिएबल का क्या नेम है, इंटीजर वेरिएबल का नेम है, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू, 24 है। ठीक है, उस तरह से कैरेक्टर टाइप का, कैर क्या है यहाँ पे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्या है, दूसरा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग है जिसका नाम, और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, आई को लिखा है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद उन्होंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवाया, जावा का एक प्रोग्राम है ये। इन्होंने कहा कि प्रिंट हो जाए, इंटीजर प्रिंट हो जाए और स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। तो देखो इंटीजर में क्या वैल्यू है, 24 है, और स्ट्रिंग में क्या वैल्यू है, आई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को इन्होंने कहा प्रिंट होगा। तो देखो प्रिंट जब होगा तो क्या प्रिंट होगा, 24 और आई प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये है कि ये अलग लाइन में प्रिंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट आउट की जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे है अलग अलग लाइन में लिखी हुई हैं, बट हमारी जो आउटपुट आएगी वो एक ही लाइन में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी क्या नहीं लिखा हुआ, प्रिंट ln। अगर प्रिंट ln होता तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि प्रिंट ln, ठीक है, तो फिर क्या होता, पहले इंटीजर प्रिंट होता 24, उसके बाद ये ln क्या कहता है, आपका कर्सर कहाँ चला जाए, नेक्स्ट लाइन में चला जाए, और उसके बाद आपका प्रिंट हो जाए आई। तो फिर आपकी आउटपुट क्या आती, पहले 24, एक लाइन में 24 और एक में आई। लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रिंट लिखा है, ना कि प्रिंट ln लिखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही लाइन में क्या होगी, आपकी आउटपुट आएगी 24 आई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और फिर इंटीजर आता। ठीक है, अगर ये लिखा होता कि प्रिंट ln और फिर आपका इंटीजर आता, तो ये क्या करता कि इंटीजर को प्रिंट करता और फिर इसका मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, फिर आपका कर्सर यहाँ पे आ जाता। उसके बाद फिर प्रिंट करता प्रिंट ln स्ट्रिंग, तो फिर यहाँ पे आई प्रिंट हो जाता और फिर आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आता। उसके बाद अगर और भी कोई स्ट्रिंग प्रिंट होती है, कुछ और प्रिंट होता तो फिर नेक्स्ट लाइन में होता। लेकिन यहाँ पे प्रिंट सिंपल प्रिंट लिखा है, तो एक ही लाइन में क्या होगी, आपकी आउटपुट जनरेट होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 24 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स। तो देखो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स, अब जब हम उसकी बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की, तो हमारे पास 2 टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी होती है। एक होती है हमारी एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक कहता है कि जो आपकी की होगी, ठीक है, जिस की से आप डेटा इनक्रिप्ट कर रहे हो सेम की होगी। ठीक है, मतलब सेम की से डेटा इनक्रिप्ट होगा और सेम की से ही आपका डेटा डिक्रिप्ट होगा, वो होता है आपका सिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक कहता है कि आपका जो डेटा है वो इंक्रिप्शन और जो डिक्रिप्शन होगा वो दोनों क्या होगा, डिफरेंट की से होगा। ठीक है, हो सकता है वो सर्वर की पब्लिक की से हो, सर्वर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हो, सर्वर की पब्लिक से हो सकता है, रिसीवर की प्राइवेट से हो सकता है, रिसीवर की पब्लिक से हो सकता है। मतलब क्या है कि अलग अलग की से क्या होगा, डेटा इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, अगर आप सर्वर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो रिसीवर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाए। ठीक है, उसकी सेंडर की अगर वो पब्लिक से इनक्रिप्ट हुआ तो रिसीवर की प्राइवेट से हो सकता है। मतलब डिफरेंट की से
क्या होगा, डेटा की इनक्रिप्शन होगी और डेटा की डिक्रिप्शन होगी, वो आपकी होती है एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स। सिमेट्रिक कहते हैं एक ही की होगी, उसी से डेटा इनक्रिप्ट होगा, वही सेम की से क्या होगा, डेटा डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी नहीं है। तो जो आपकी AES है ये और ये सारी आपकी क्या है, सिमेट्रिक पे वर्क करती हैं। ये क्या है आपकी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, और जो RSA आपकी एल्गोरिथम होती है ये आपकी क्या होती है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट की से इनक्रिप्शन होगा, डिफरेंट से क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। यहाँ पे कहता है सेम की से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा RSA होगा। अगर आप इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो अलग से तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगी कि सिमेट्रिक में कैसे इंक्रिप्शन हुआ, कैसे डिक्रिप्शन हुआ, फिर क्या सिमेट्रिक के अंदर डिसएडवांटेज आई जो आपका एसिमेट्रिक हमने यूज़ किया। ठीक है, और एसिमेट्रिक कैसे वर्क करता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आता है एक RSA के बेस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है हमेशा। ठीक है, कि आपको की निकालनी होती है कि की कैसे निकलेगी। ठीक है, या फिर की आपको गिवन होती है तो पूछ सकता है प्लेन टेक्स्ट कैसे निकला, मतलब अगर डिक्रिप्शन की दे रखी है तो प्लेन टेक्स्ट बताओ, इंक्रिप्शन की दे रखी है तो चीपर टेक्स्ट बताओ कैसे निकलेगा। तो वो सब यहाँ पे इसमें जो RSA होता है उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, फिर हम इस टॉपिक्स को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब उसमें हम क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या डिसएडवांटेज हुई, फिर उसके बाद एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आया, वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x(y) + x(z) यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब इन्होंने देखो एक यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने ये फंक्शन दिया और बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर आपके पास वेरिएबल है इस फॉर्म में a + bc है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इसका क्या बनेगा, ये आपका क्या होगा a + b और a + c। ये बोलता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि अगर आपका फंक्शंस, अगर आपका जो वेरिएबल्स है वो इस फॉर्म में है कि a + bc है तो फिर वो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि उसको क्या कर दो, a + b और a + c कर दो। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये आपके पास एक फंक्शंस है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, तो ठीक है इस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, और आप ये भी बता देना कि अगर आप क्रिप्टोग्राफी पे अगर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये आपका जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारी PDF थी मेरे पास वो शायद डिलीट हो गई है, तो उसके बाद मैं देखती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।